1857 विद्रोह के तत्कालिक कारण तथा विद्रोह का विस्तार, यह आज का दोस्तों हमारा टॉपिक होने वाला है। प्लीज़ पूरे वीडियो को अंत तक देखना। यदि आप अंत तक नहीं देख सकते तो वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। तत्कालिक कारण की अगर हम बात करते तो ऐसे कौन से कारण थे तत्कालिक कारण जिनके द्वारा 1857 की क्रांति विद्रोह पूरे भारत में, मेरठ से स्टार्ट होकर पूरे भारत में फैल गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ, किन किन नेताओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया और ये विद्रोह पूरे भारत में कहाँ कहाँ फैला, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर मैं तत्कालिक कारण की बात करता हूं तो यहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने दिसंबर 1856 में पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल चलाने का निश्चय किया। इस राइफल की खास बात यह थी कि इसमें लगने वाले कारतूस को पहले मुंह से छीलना पड़ता था, ठीक है। और बंगाल की सेना में यह बात पहले से फैल चुकी थी कि कारतूस के खोल को गाय और सुअर की चर्बी का बनाया जाता है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस के प्रयोग से उनके धर्म को नष्ट किया जाएगा, क्योंकि 1850 में आए धार्मिक निरोगता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को पहले ही पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता था। इससे पहले ही हिंदू धर्म के अंदर असंतोष की भावना थी। उसके बाद में 1813 का चार्टर अधिनियम आता है जिसमें ईसाई पंडितों को धर्म परिवर्तन के कार्यों में लगाया जाता है, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई यहाँ पर आ सके। उसके बाद इन ईसाई पंडितों ने सबसे पहले बेरोजगारों, विधवाओं, जनजाति के लोगों, अनाथों और बुजुर्गों को धीरे धीरे अपने धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर जो दत्तक पुत्र लेने का अधिकार था उसको भी अंग्रेजों ने खत्म कर दिया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से बात फैल चुकी थी कि इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब ये बात जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाती है, तो बिना सोचे समझे वो इसका खंडन यहाँ पर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते। जब ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो अफवाह पूरे जो सेना थी उनके अंदर फैल चुकी थी, ठीक है। जब उसके अंदर फैल चुकी है बात तो यहाँ पर 1857 का विद्रोह शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर विद्रोह शुरू की बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरोध में 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर के सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी और उन्होंने अपने ही अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं जनरल सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। ये बात आपको समझना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाले पॉइंट ये आपको देखने हैं, ये पॉइंट आपको देखना है। लेफ्टिनेंट बाग एवं सर्जेंट, ये सर्जेंट है, सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत यह निर्णय लेती है कि मंगल पांडे को फांसी दे दी जाए। और होता क्या है बाद में, 8 अप्रैल 1857, कई जगह ये 29 मार्च भी लिखा हुआ होता है, 29 मार्च 1857 को इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जब इनको फांसी दी गई थी तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर जो थे उनका नाम था हेडसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हेडसे थे। तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी 1857 की क्रांति से। लेकिन अगर तुम इस क्रांति की बात करता हूँ, ये तो सिर्फ एक हल्का सा कारण हो गया उस समय पर। इससे पहले विद्रोह की चिंगारी तो पहले ही भड़क चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के ऊपर, भारतीय उद्यमियों के ऊपर, भारतीय मजदूरों के ऊपर और भारतीय जो छोटे छोटे उद्योगपति हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, हथकरघा वगैरह काम करते थे, उनके ऊपर पहले से ही करों का बहुत ज़्यादा बोझ लगा दिया था। मैं इससे पहले दोस्तों वीडियो बना चुका हूँ रैयतवाड़ी प्रथा के ऊपर, महलवाड़ी प्रथा के ऊपर, ठीक है, और आपका स्थायी बंदोबस्त के ऊपर, इजारदारी प्रथा के ऊपर। ये सारी आप वीडियो देख लेना, प्ले लिस्ट में पड़ी है, आप अच्छे से उनको देख लेना। वो सारे कारण रहे, ये तो बस एक चिंगारी लगनी थी। बारूद तो पहले इकट्ठा हो चुका था, ये बस चिंगारी थी और ये कारतूस का यहाँ पर बहाना मिल गया और पूरे भारत में इस चिंगारी ने आग पकड़ी और धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता चला गया। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ क्रांति का प्रसार, तो सबसे पहले क्रांति का प्रसार होता है दिल्ली से, ठीक है, सॉरी, क्रांति का जो प्रसार होता है सबसे पहले मेरठ से होता है। विद्रोह का आरंभ 10 मई
कहीं जगह 11 मई भी लिखा होता है। 10 या 11 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ, जहां पर सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो विद्रोह का अगर पूछा जाए स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी, जिन्होंने मेरठ के सिपाहियों ने अपने ही ऑफिसरों को ऊपर गोलियां चला दी और गोली चलाने के बाद सीधा 11 मई को मेरठ से कहाँ पर पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 11 मई को मेरठ पहुंचे और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और नेता घोषित कर दिया। दोस्तों, अगर मैं बहादुर शाह जफर की बात करता हूँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय की बात करता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग और कमज़ोर व्यक्ति थे। इनको तो बस नेता बना दिया, लेकिन इनका जो वास्तविक जो शासन चलाया था उस समय, वास्तविक विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बख्त खान ने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसने किया था, बख्त खान ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर लिखा बख्त खान ने किया था। ठीक है, परंतु दिल्ली को सितंबर 1857 ईस्वी में पूर्ण रूप से, ठीक है, अंग्रेज सेना ने अधिकार कर लिया। इन अधिकार करने वाले अधिकारियों के नाम थे जॉन निकोलसन, हेडसन और लॉरेंस, जिसमें निकोलसन यहाँ पर मारा गया था और हेडसन ने यहाँ पर धोखा किया था। वो धोखा क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। धोखा क्या था, हेडसन ने, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उनको ये वार्निंग दी कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, जो आपके दोनों पुत्र हैं और जो आपके पोते हैं इनको हम छोड़ देंगे, अगर आप लोग सरेंडर नहीं करोगे तो हम सबको मार देंगे। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर अपने दोनों पोते और पुत्र को लेकर बाहर आते हैं और हेड सन, उनके जो दोनों पुत्र थे, उनको वहाँ पर गोली मार के हत्या कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरे से। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके सीधा रंगून की जेल में भेज दिया, जहां पर 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 3 पॉइंट इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट ये पूछा जाएगा कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, हुमायूं के मकबरे से। दूसरा, कहाँ पर भेजा गया, रंगून की जेल में। तीसरा, इनकी मृत्यु कभी तो 1862 ईस्वी में रंगून की जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इसको दबाने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, हेडसन, निकोलसन और लॉरेंस, जिसमें निकोलसन की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी और हेडसन ने और निकोलसन ने इस हेडसन ने और लॉरेंस ने इसको क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो लखनऊ पहुंचते हैं दोस्तों विद्रोह। लखनऊ में 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व का विद्रोह किया और विद्रोह को आरंभ किया। ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी लॉरेंस, उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर हुआ क्या था, बेगम हजरत महल ने अपने छोटे से पुत्र, उनका पुत्र था, अल्पायु पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कादिर, उसको नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पर जो पहुंचे थे उनका नाम था कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल ने इस विद्रोह को दमन पूर्वक यहाँ पर दबा दिया था। ठीक है, और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट पूछा जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हैगा कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। दूसरा, इनका साथ किसने दिया था, ताता टोपे ने दिया था। ये ध्यान आपको रखना है। ताता टोपे के नेतृत्व में चिनहट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और यहाँ पर जो ब्रिटिश सेना अधिकारी था हैवलॉक, इस विद्रोह में मारा जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ताता टोपे की बात करता हूँ तो इनको गोरिल्ला युद्ध के नाम से, युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि छिप छिप के अंग्रेजों के ऊपर वार करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हैवलॉक मारे गए तो कर्नल नील को लखनऊ भेजा जाता है, वो भी इस विद्रोह में मर जाते हैं। और इस विद्रोह का जो दमन पूर्वक विद्रोह को दबाया था उनका नाम था कैंपबेल। ये आपको ध्यान रखना, 3-4 पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है मेरा कानपुर। 5 जून 1857 को नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। नाना साहेब को पेशवा घोषित किया जाता है। यहाँ पर नाना साहेब की जो सहायता की थी वो ताता टोपे ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन 1000 बार पूछा जाता है। और ताते टोपे का जो असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ताता टोपे का असली नाम क्या था, रामचंद्र
पांडुरंग था। ठीक है, और नाना साहब को किस नाम से जाना था? धोंतू पंत के नाम से। ये दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नाना साहब का जो दूसरा नाम था धोंतू पंत था, और ताता टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने कानपुर पे अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। ठीक है, परंतु यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था कैंपबेल, जिन्होंने लखनऊ के विद्रोह को दमनपूर्वक दबा दिया था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पे फिर से अधिकार कर लिया, और नाने साहब जो थे वो यहाँ से भाग के सीधा कहाँ चले आते हैं? नेपाल में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों झांसी में। झांसी का जो विद्रोह था वो वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था वो उनका नाम था मनु, इस नाम से भी वो जानी जाती है, मनु। और एक पिक्चर भी है मणिकर्णिका के नाम से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर झांसी की बात करते हैं तो झांसी की रानी का जो जन्म हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, वाराणसी में हुआ था, और मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी? ग्वालियर में। ये दोनों पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। जन्म वाराणसी में, मृत्यु ग्वालियर में, बचपन का नाम मनु था। ठीक है, और ये झांसी से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, जबकि इनका साथ देने के लिए ताता टोपे वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, और जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सैनिक की वेशभूषा में लड़ रही थी, और लड़ते लड़ते ग्वालियर की दुर्ग की दीवारों के पास जाकर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और लक्ष्मीबाई अंग्रेजों जनरल यूरो से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पर कैप्टन ह्यूरोज का एक बहुत ही फेमस कोट है, जिन्होंने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत एक मर्द है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि किसने कहा था? कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था। क्या कहा था? कि यहाँ सोई हुई औरत एक मर्द है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताता टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए थे, जहाँ एक जमींदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए, और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। देखो दोस्तों, यहाँ पर विश्वासघात हुआ था, और विश्वासघात करने वाला कौन था? एक विभीषण था, जिसका नाम क्या था? जमींदार मान सिंह। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जमींदार लोग थे ये अंग्रेजों की नीतियों से खुश थे। अंग्रेज यहाँ पर करते क्या थे? इन जमींदारों को छोटे छोटे किसानों के ऊपर बिठा देते थे, और उनसे लगान लेने के लिए यही जिम्मेदार होते थे, और ये लगान लेते थे अपने मनमानी तरीके से। ठीक है, और अंग्रेजों को उतनी ही मात्रा में देते थे जितना उनको तय था, बाकी सब अपनी जेब में रखते थे। तो यहाँ पर जमींदार लोगों ने अंग्रेजों का पूर्ण रूप से समर्थन किया, जबकि विद्रोह का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, और इसी की वजह से जमींदार मान सिंह की वजह से ताता टोपे की मृत्यु हो गई। और ताता टोपे देखो लखनऊ, ठीक है, कानपुर, झांसी तीनों में गए, और सबसे ज़्यादा जो परेशान किया है अंग्रेजों को वो ताता टोपे ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया था? ताता टोपे ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, और वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बिहार दोस्तों, अगर मैं बिहार की बात करता हूँ तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का जो प्रारंभ किया था, विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने किया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी बीच में। फिर इनके भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था, और अंत में आकर विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबा दिया था। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि कुंवर सिंह ने कहाँ पर विद्रोह किया था, फिर उसके बाद कौन आया था? उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह आए थे, जिन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था। बाद में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने विद्रोह को दमन पूर्वक दबा दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूँ फैजाबाद की। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था, और यहाँ पर जिहाद का नारा दिया था, और सभी मुसलमानों से यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सबसे इल्तिजा की थी कि आप लोग आओ और इस विद्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो इनकी गतिविधियों को देखते हुए जो अंग्रेज थे उन्होंने इनके ऊपर 50,000 का इनाम रख दिया था। ठीक है,
और बाद में इनको फांसी पर लटका दिया था। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के रहने वाले थे, तो ये प्रॉपर मद्रास के रहने वाले थे और इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, फैजाबाद से, ठीक है। आगे चलते हैं इलाहाबाद में। दोस्तों इलाहाबाद में जून में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, जिसकी कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी, ठीक है। किसने संभाली थी, मौलवी लियाकत अली ने इस विद्रोह की कमान संभाली थी, परंतु बाद में कर्नल नील ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय गवर्नर जनरल थे आपके भारत के लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ने इस विद्रोह के बाद में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया था। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि आपातकालीन मुख्यालय कहाँ पर बना था, इलाहाबाद में। किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों बरेली, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। बाद में कैंपबेल ने आकर इस विद्रोह को दमनपूर्वक दबा दिया था और खान बहादुर खान को फांसी पर लटका दिया था। दोस्तों इन्होंने किया क्या है, ये पॉइंट आपको समझ के चलना, इनकी स्ट्रेटजी समझना। ये लोग करते क्या थे, जो भी विद्रोह के नेता होते थे सबसे पहले उन नेताओं को पकड़ते थे और पकड़ने के बाद में सीधा उनको फांसी पर लटका दिया, या तो गोली मार देते थे या सीधा फांसी पर सरेआम लटका दिया जाता था, ताकि जो विद्रोही हैं वो यहाँ पर उनके पेट में डर रहे और अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी खड़ा ना हो सके। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ पर अंग्रेजों ने उस विद्रोह को दमनपूर्वक दबा दिया था और बहुत ज़्यादा क्रूरता की थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझना है। उड़ीसा, राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, इन दोनों भाइयों ने उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में 1862 में सुरेंद्र शाही ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण जब इन लोगों ने कर दिया तो अंग्रेजों ने उनकी जान बख्श दी, परंतु उनको देश से निकाल दिया। तो क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि किसने 1857 की क्रांति में आत्मसमर्पण किया था। उनका नाम था सुरेंद्र शाही, ठीक है। इनको मारा तो नहीं गया था, लेकिन इनको देश से निकाल दिया गया था। असम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनीराम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में इस विद्रोह को दमनपूर्वक दबा दिया गया, ठीक है। फिर इनको पकड़कर सीधा कलकत्ता ले जाया गया, जहां पर कलकत्ता में इनको फांसी पर लटका दिया गया। ये पॉइंट सारे आपको याद रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। राजस्थान, दोस्तों राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था, यानी कि राजस्थान का जो कोटा है आज कोचिंग सेंटर के लिए भी पूरे भारत में फेमस है। तो राजस्थान का जो कोटा था वो ब्रिटिश विरोधियों के लिए बिल्कुल केंद्र था, और यहाँ पर विद्रोहियों का जो नेतृत्व किया था जयदयाल और हरदयाल ने किया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है दोस्तों, बंगाल और पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, क्योंकि बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सारे बड़े बड़े जमींदार लोग थे। दोस्तों बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने भाग नहीं लिया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कहीं ना कहीं ये लोग अंग्रेजों की नीतियों से खुश थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में कुछ ऐसी प्रथाएं चलाई थी जिसका फ़ायदा जमींदारों को, साहूकारों को और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लगा। जैसे इजारदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और रियायतवाड़ी प्रथा। ये कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिनमें ठेकेदारी छूटती थी किसानों से कर वसूलने के लिए। अगर इजारदारी प्रथा की बात करता हूँ तो वहाँ 5 साल के लिए, स्थायी बंदोबस्त में 10 साल के लिए। तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं इन नीतियों से खुश थे, क्योंकि जब ठेकेदारी छूटती थी, जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाए उसको ठेका मिल जाता था कर वसूलने का। तो यहाँ पर ये अपने मनमानी तरीके से छोटे किसानों से कर वसूलते थे, और जितना कंपनी से तय हुआ है राजस्व, उतना राजस्व उनके पास पहुँच जाता था, बाकी सब राजस्व अपने पास रखते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग खुश थे, इसी वजह से इन लोगों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, और अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाकर फाइनली 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, और हम इस क्रांति से हाथ धो बैठे। दोस्तों अगर किसी भी कारण ये क्रांति सफल हो जाती तो हम 1857 में ही अंग्रेजों से मुक्त हो जाते और एक संप्रभुत्व देश का निर्माण